हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस बुक से चैप्टर नंबर 1 चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। इस चैप्टर के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था 15 अगस्त 1947, तो उसके सामने क्या क्या चैलेंजेस आए थे और हमने उनको किस तरह से ओवरकम किया। तो इसके सामने 3 चैलेंजेस आए थे, फिर उनको कैसे ओवरकम किया। तो आगे चैप्टर की ओर पढ़ते हैं तो हमें पता चलेगा। तो सबसे पहले एक न्यूज़ क्लिप आती है जिसके अंदर टाइटल दिया हुआ है इंडिया इंडिपेंडेंट ब्रिटिश रूल एंड इट मीन्स दैट व्हेन इंडिया वाज इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1947 British rule and after a long period of colonization approx 200 years। फिर उसके आगे आता है एक स्पीच देते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑन द मिडनाइट 15 अगस्त 1947 with carries the title of Tryst with Destiny। फिर एक न्यूज़ क्लिप ऑफ कोलकाता जहाँ पे हिंदूज एंड मुस्लिम जॉइंटली फ्लैग पोस्ट कर रहे हैं इंडियन पाकिस्तान का टू एंड द कम्युनल वायलेंस। ये पॉवर्टी को दर्शा रही है, ठीक है। तो इसके आगे एक आते हैं कि 3 चैलेंजेस क्या थे जो इंडिपेंडेंट इंडिया फेस कर रहा था व्हेन इट वाज इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1947। सबसे पहले चैलेंजेस था नेशन बिल्डिंग का। नेशन बिल्डिंग का मतलब इंडिया एक ह्यूज कंट्री है, बहुत ही बड़ी कंट्री है, तो इसके अंदर बहुत ही डाइवर्सिटी है और पार्टीशन वॉज द मेन ऑब्स्टेकल जो कि इंडिया फेस कर रहा था इन दिस प्रॉब्लम। ऑपोजिशन फ्रॉम द रीजनल रूलर, इट मीन्स दैट व्हेन इंडिया वॉज इंडिपेंडेंट ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड 565 प्रिंसली स्टेट थे एंड 11 ब्रिटिश प्रोविंसेस थे। तो उनको किस तरह से रीजनल रूलर्स को मनाना और एक तरह एकोमोडेट करना इस डाइवर्सिटी को, यही पहला चैलेंज था। सेकंड चैलेंज था एस्टेब्लिश करना डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करना। इसके अंदर ये चैलेंज था कि मतलब डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस को डेवलप करना इन अकॉर्डेंस विद कॉन्स्टिट्यूशन, कि किस तरह से वो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ चलेगी उस तरह को डेवलप करना। और तीसरा चैलेंज था कि डेवलप करना वेलबींग ऑफ द एंटायर सोसाइटी नॉट ओनली ऑफ द पर्टिकुलर सेक्शन, ठीक है। फिर इसके अंदर क्या था, इफेक्टिव पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस करना फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ और इरेक्टिकेट मतलब खत्म करना ऑफ पॉवर्टी। ये 3 चैलेंजेस थे। पहला चैलेंज था नेशन बिल्डिंग, बोले तो एकोमोडेट करना पूरी डाइवर्सिटी को एक साथ। फिर दूसरा था एस्टेब्लिश करना डेमोक्रेसी को और तीसरा था डेवलप करना वेलबींग ऑफ द एंटायर सोसाइटी नॉट ओनली ऑफ द पर्टिकुलर सेक्शन। अब नेशन बिल्डिंग, पंडित जवाहरलाल नेहरू स्पीकिंग फ्रॉम द रेड फोर्ट 15 अगस्त 1947 को। अब इसके अंदर अपन 3 पढ़ेंगे। सबसे पहले तो आ जाएगा क्या, पार्टीशन के बारे में। सब 3 टॉपिक है में। सबसे पहले पार्टीशन के बारे में पढ़ लिया, दूसरा हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट और तीसरा हो जाएगा रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, ठीक है। 3 टॉपिक है। तो सबसे पहले टॉपिक आ जाएगा अपना पार्टीशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तो इट वाज डिवाइडेड बाय 565 प्रिंसली स्टेट थे और 11 ब्रिटिश प्रोविंसेस थे। पार्टीशन का मतलब होता है डिवाइड। अब सबसे पहले इसके अंदर आती है टू नेशन थ्योरी। एडवांस बोले तो किसने पुट फॉरवर्ड की, वो थी मुस्लिम लीग जिसके लीडर थे मोहम्मद अली जिन्ना। इसके अंदर ये बताया गया था कि इंडिया कंसिस्ट करता है 2 लोगों को, मतलब इंडिया एक ही धर्म की कंट्री नहीं, कंसिस्ट ऑफ 2 पीपल। कौन से, हिंदूज एंड मुस्लिम। और ये डिमांड कर रहे थे सेपरेट कंट्री फॉर द मुस्लिम्स। ये मोहम्मद अली जिन्ना आप देख सकते हैं। इस थ्योरी को मतलब टू नेशन थ्योरी को कांग्रेस ने अपोज किया था, लेकिन पॉलिटिकल कंपटीशन बिटवीन द कांग्रेस, मुस्लिम लीग एंड द ब्रिटिश लेड टू द आइडिया फॉर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। अब क्या प्रोसेस था पार्टीशन का, किस तरह से पार्टीशन हुआ था, ये देखेंगे अब। तो ये तो जो प्रोसेस था पार्टीशन का प्लेनफुल था और बहुत ही डिफिकल्ट था। क्यों था डिफिकल्ट, अब हम देखेंगे। सबसे पहले ये डिसाइड किया गया कि जो मुस्लिम मेजोरिटी एरिया है वुड मेक अप द पाकिस्तान, मतलब वो एरिया जहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी में है वो पाकिस्तान का एरिया बनाएंगे और जो पीछे बच गए वो इंडिया के अंदर रहेंगे। इसको कहते हैं रिलीजियस मेजोरिटी।
थ्योरी कह सकते हैं, हम रिलीजियस मेजोरिटी थ्योरी कह सकते हैं इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। आगे आता है कि 4 डिफिकल्टीज, वो 4 डिफिकल्टी परेशानी क्या आई थी रिलेटेड टू द पार्टीशन ऑफ इंडिया। सबसे पहले ये थी कि कोई भी ऐसा बेल्ट नहीं था, कोई भी ऐसा एरिया नहीं था जहाँ पे मुस्लिम एरिया या फिर मुस्लिम मेजोरिटी में थे ब्रिटिश इंडिया के टाइम। वो मेनली दो एरियाज़ के अंदर ही कंसंट्रेट थे, मतलब मुस्लिम थे। ऐसा कोई भी एरिया नहीं था जहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी में थे किसी भी एरिया में। वो 2 एरिया में थे, एक था ईस्ट में, दूसरा था वेस्ट में। जैसे एक यहाँ पे था, एक यहाँ पे था। तभी तो पार्टीशन के समय इसको क्या कहा गया था, ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान ऐसे करके। ठीक है, अब जो मुस्लिम मेजोरिटी एरिया थे वो सारे ये नहीं चाह रहे थे कि हम पाकिस्तान के अंदर एकोमोडेट हो जाएं या फिर मिल जाएं। जैसे कि खान अब्दुल गफर खान थे, जो नेक्स्ट जो लीडर थे नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, इनको हम फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं, वो पार्टीशन को अपोज कर रहे थे, लेकिन उनकी वॉइस को इग्नोर कर दिया गया और नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस को मर्ज कर दिया गया पाकिस्तान के साथ। अब बात करते हैं तीसरी डिफिकल्टी क्या आई थी पार्टीशन के समय। वो थी 2 मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस थे। कौन से? पंजाब और बंगाल हैड नॉन मुस्लिम मेजोरिटी। मतलब वो मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस थी ना, पंजाब और बंगाल, वहाँ पे नॉन मुस्लिम मेजोरिटी में थे। ठीक है, फिर क्या हुआ था, लेटर पंजाब और बंगाल को बाइफरकेट कर दिया गया और पाकिस्तान के साथ एकोमोडेट कर दिया गया था। और चौथी डिफिकल्टी आई थी प्रॉब्लम्स ऑफ माइनॉरिटी। माइनॉरिटी बोले तो बहुत सारे लैक्स ऑफ हिंदूज एंड सिख्स पाकिस्तान के अंदर, और उसी तरह से मुस्लिम्स इन इंडिया के अंदर अपने आप को एलियंस बताते हैं, दर्शाते हैं, दिखते हैं, सोचते हैं अपने ही देश के अंदर। बोले तो वो उधर जैसे बहुत सारे हिंदूज एंड सिख पाकिस्तान के अंदर अपने आप को ऐसे समझ रहे हैं कि हम ट्रैप हो गए, उसी तरह से। अब कॉन्जिक्वेंसेस बोले तो रिजल्ट क्या आए थे पार्टीशन के, तो हम आगे बढ़ते हैं। रिजल्ट क्या है पार्टीशन के? सबसे पहला तो ट्रेजिक ट्रांसफर ऑफ द पॉपुलेशन। ट्रेजिक बोले तो एक तरह से अनप्लान ट्रांसफर ऑफ द पॉपुलेशन। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि 80 लाख पीपल एक कंट्री से दूसरी कंट्री क्या हुए थे, माइग्रेट हो गए थे। अब किलिंग एंड एट्रोसिटी, पीपल ऑफ वन कम्युनिटी किलिंग द अदर कम्युनिटी पीपल रुथलेसली। और ऐसा माना जाता है कि 5 से 10 लाख लोग किल बोले तो मारे गए थे इस कम्युनल वायलेंस के दौरान। अब कम्युनल जोन्स इन मेजर सिटी, जैसे एक सिटी हो गई लाहौर हो गया, अमृतसर हो गया, कोलकाता हो गया, ये कम्युनल जोन्स हो गए जहाँ पे क्या हुआ था, मुस्लिम्स सिख और हिंदू मेजोरिटी एरिया के पास नहीं जा रहे थे और सिख उस इधर से मुस्लिम मेजोरिटी एरिया के पास नहीं जा रहे। माई मिस्ट्रीज एंड रिफ्यूजी कैंप्स, मतलब एक कंट्री छोड़ के दूसरे कंट्री के अंदर जो रिफ्यूजीज बोले तो वही होते हैं जो अपनी ओन कंट्री को छोड़ के फोर्सफुली दूसरी कंट्री के अंदर जाते हैं ड्यू टू द कम्युनल वायलेंस। उनके साथ बहुत सारी परेशानियां फेस करनी पड़ी। दूसरी कहते हैं वुमेन्स वर एब्डक्टेड एंड रेप्ड। ठीक है, फोर्सफुल कन्वर्जन ऑफ मैरिज। और बहुत सारे केसेस के अंदर क्या होता था, जो वुमेन थी वो अपने ही परिवार के लोगों के द्वारा मारी जाती थी ताकि वो प्रिजर्व कर सके फैमिली ऑनर को। चिल्ड्रन वर सेपरेटेड फ्रॉम द पेरेंट्स। इसी दौरान जो पेनफुल पार्टीशन चल रहा था उसी दौरान जो चिल्ड्रन थे वो अपने पेरेंट्स से सेपरेट हो गए। अब एक सोर्स आता है कि महात्मा गांधी का सेक्रीफाइस। इसके अंदर अपन पढ़ते हैं कि जब 15 अगस्त 1947 को काटा जाता था तो महात्मा गांधी ने पार्टिसिपेट नहीं किया था इंडिपेंडेंस डे। मतलब वो दिल्ली के अंदर नहीं थे, वो थे कलकत्ता के अंदर। ठीक है, हिंदूज ही वॉज सैडन्ड बाय द कम्युनल वायलेंस एंड डिसाइडेड दैट प्रिंसिपल ऑफ अहिंसा एंड सत्याग्रह दैट ही लिव्ड वर्क फॉर। उन्हें बहुत ही मतलब दुख हुआ कि कम्युनल वायलेंस और जो डिसअटेंड बोले तो जो ब्रेक किया था तो प्रिंसिपल ऑफ अहिंसा और सत्याग्रह को। ठीक है, इसके अंदर मतलब इतना ज़्यादा कुछ नहीं है, यही दिखाया गया है कि इस सोर्स के अंदर जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो महात्मा गांधी दिल्ली के अंदर ना होकर के कलकत्ता थे क्योंकि वहाँ कम्युनल वायलेंस था और उनकी वहाँ प्रेजेंस ने बहुत ही अच्छा काम किया। बोले तो पूरा पीस ला दिया था कोलकाता के अंदर। और उनका लास्ट फास्ट था जनवरी 1948 के अंदर। यही बता रखा है सोर्स के अंदर, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं है। अब दूसरा आता है इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट। इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट बोले तो प्रिंसली स्टेट वह स्टेट थे जो कि कंट्रोल किया जाता था या तो प्रिंसेस या राजा के द्वारा अंडर द ब्रिटिश क्राउन। ठीक है, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था बोले तो ब्रिटिशर्स के टाइम पे
तो इंडिया के अंदर 565 प्रिंसली स्टेट थे और 11 ब्रिटिश प्रोविंसेस थे। आगे पढ़ते हैं प्रिंसली स्टेट क्या होते हैं और ब्रिटिश प्रोविंसेस क्या होते हैं। तो ब्रिटिश प्रोविंसेस वो होते हैं जो कि डायरेक्टली कंट्रोल किए जाते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, और प्रिंसली स्टेट वो होते हैं जो कि रूल किए जाते हैं या तो किसी प्रिंसेस के द्वारा, और ये प्रिंस होते हैं वो एक्सेप्ट करते हैं ब्रिटिशर्स के सुप्रीमेसी या फिर सुजेनिटी को, और इंजॉय करते हैं कुछ सम फॉर्म ऑफ कंट्रोल ओवर द इंटरनल अफेयर। मतलब जो इंटरनल अफेयर को ये अंतर्गत किसी भी अपने राज्य या फिर प्रोविंस के अंतर्गत जो भी इंटरनल अफेयर होते थे उनको वो संभालते थे। इसको ही कहते हैं पैरामाउंसी या फिर सुजेनिटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। ठीक है, जिसको इंट्रोड्यूस किया था किसने? लॉर्ड एस्टिन ने। अब इसके अंदर ब्रिटिश ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट के अंदर प्रॉब्लम क्या आई थी? अब जो इसके अंदर ये था, जो पैरामाउंसी थी ना, वो ब्रिटिश क्राउन ने ख़त्म कर दी जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तब। अब 565 प्रिंसली स्टेट थे, उनके पास 3 ऑप्शन थे। बोले तो जब भारत आज़ाद हुआ था, ठीक है, तो ब्रिटिशर्स ने पैरामाउंसी को ख़त्म कर दिया, और जो प्रिंसली स्टेट के जो राजा थे उनको 3 ऑप्शन दे दिए रादर देन द कॉमन पीपल को देने के बजाय। 3 क्या था? या तो भारत के अंदर ज्वाइन हो जाओ, या पाकिस्तान के अंदर, और या फिर इंडिपेंडेंट रहो। ठीक है, अब जो मोस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट, ज़्यादातर प्रिंसली स्टेट थे, उन्होंने डिसाइड किया कि वो इंडिपेंडेंट ही रहेंगे। और जो फर्स्ट राजा था या फिर फर्स्ट स्टेट था, ठीक है, जिसने, ये एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसने डिक्लेयर कर दिया था इंडिपेंडेंट, ठीक है, वो था तुगनकोर। और दूसरा था हैदराबाद, जो कि तुगनकोर के अगले दिन ही किया था उसने। ठीक है, अब इंडिया इंडिपेंडेंट, अब जो इंडिया का इंडिपेंडेंस है बोले तो प्रिंसिपल है वो क्या था? एम्ड एट यूनिटी, ठीक है, सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड डेमोक्रेसी। अब मोस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट गवर्नमेंट वर रन इन नॉन डेमोक्रेटिक मैनर। मतलब ज़्यादातर प्रिंसली स्टेट के अंदर जो गवर्नमेंट थी वो चलाई जा रही थी नॉन डेमोक्रेटिक मैनर के अंदर। ठीक है, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज अगेंस्ट द पॉसिबल डिवीजन। मतलब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी वो पॉसिबल डिवीजन के अगेंस्ट थी। बोले तो वो क्या कहते हैं, टुकड़ों के अंदर नहीं बांटना चाहती थी भारत को। हमने पढ़ा था ना कि फर्स्ट चैलेंज क्या था, फर्स्ट गोल क्या था? नेशनल बिल्डिंग का, मतलब जो डाइवर्सिटी थी उसको एकोमोडेट करना। ठीक है, अब ये थी फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिया, जिसके अंदर क्या थे? 14 मेंबर्स थे। ये एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि बलदेव सिंह हो गए, रफ़ी अहमद किदवई हो गए, बलदेव सिंह डिफेंस मिनिस्टर हो गए थे, रफ़ी अहमद की एग्रीकल्चर मिनिस्टर हो गए थे। फिर ये चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो कि गवर्नर जनरल थे 1948 के अंदर, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, फिर कौन से हो गए? राजकुमारी अमृता कौर हो गई, जॉन मिथाई। एक बार आप सीक्वेंस के हिसाब से देख लें, क्योंकि ये एमसीक्यू के अंदर आ जाता है कि कौन सा कैबिनेट मिनिस्टर या फिर नहीं थे किसके अंदर, न्यू कैबिनेट के अंदर, उस तरह से एमसीक्यू दे देते। अब गवर्नमेंट की अप्रोच क्या थी इन 3 कंसिडरेशन? बोले तो इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट के अंदर गवर्नमेंट की क्या अप्रोच थी? अब क्या जो लोग थे ज़्यादातर प्रिंसली स्टेट के, वो चाहते थे भारत के अंदर मिलना। ठीक है, द पीपल ऑफ मोस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट वांटेड टू बिकेम द पार्ट ऑफ इंडिया। अब जो गवर्नमेंट थी ना, उसने क्या था? गवर्नमेंट वाज रेडी टू गिव ऑटोनॉमी टू द सम रीजन्स। बोले तो गवर्नमेंट थी, उसने प्रोवाइड की थी ऑटोनॉमी, बोले तो सेल्फ डिसीजन पावर टू सम ऑफ द रीजन सो दैट दे कैन ज्वाइन विद इंडिया। अब जो पार्टीशन हुआ था उसके कारण कंट्री के डिवीज़न हो गए थे, इसलिए जो प्रिंसली स्टेट थे उनको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई थी। ठीक है, अब सरदार वल्लभ भाई पटेल का रोल क्या था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन कहा जाता है। इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट के अंदर अगर किसी मेंबर का सबसे बड़ा हाथ था वो था सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये क्या था? फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी थे, होम मिनिस्टर भी थे। ठीक है, ये नेगोशिएट करते थे रूलर ऑफ द प्रिंसली स्टेट फ्रेंडली बट डिप्लोमेटिकली। ठीक है, यहाँ पे ये बताया गया है इस इमेज के अंदर कि राजा बोधाचंद्र सिंह है और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल है, किस तरह से उन्होंने इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट किया था। ठीक है, अब मोस्ट ऑफ द रूलर, अब क्या कहते हैं, जो ज़्यादातर रूलर थे प्रिंसली स्टेट के वो रेडी थे, वो तैयार थे साइन करना इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसोसिएशन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसोसिएशन का मतलब ये होता है, ये डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंतर्गत कोई भी राजा प्रिंसली स्टेट का वो चूज़ कर देता है, वो अपने आप को मतलब बता देता है कि वो किसके अंदर रहेगा, या इंडिपेंडेंट है
या पाकिस्तान के अंदर है या इंडिया के अंदर है। तो इसका मतलब ये था कि बहुत सारे राजा थे प्रिंसली स्टेट के, वो उन्होंने तैयार थे इंडिया के अंदर मिलना या फिर बोले तो साइन करना इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इट वॉज अ डॉक्यूमेंट दैट वॉज रिक्वायर्ड बाय द रूलर ऑफ प्रिंसली स्टेट टू बी पार्ट ऑफ द इंडिया। ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की डेफिनेशन बोल सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन था वो डिफिकल्ट था जैसे 3 के अंदर। इस चैप्टर के अंदर तो अपन ये पढ़ेंगे जूनागढ़ हो गया, हैदराबाद हो गया, मणिपुर हो गया और कश्मीर हो गया। ठीक है, जूनागढ़ के अंदर तो बहुत ही आसानी से हो गया था। आपके पंजाबी साइड बोले तो पब्लिक वोटिंग के अंदर फरवरी 1948 के अंदर ये रिजॉल्व हो गया। हैदराबाद के अंदर ऑपरेशन पोलो लगाना पड़ा। कश्मीर के अंदर अभी तक भी प्रॉब्लम है। मणिपुर के अंदर भी हो गया था। इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट, इस चैप्टर के अंदर अपन 2 केस स्टडी पढ़ेंगे, एक तो हैदराबाद की और दूसरी मणिपुर की। हैदराबाद की बात करें तो ये क्या सबसे लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट था। जो इसका रूलर था वो कैरी करता था टाइटल निजाम का। ठीक है, निजाम का। और हैदराबाद क्या था वर्ल्ड का, और जो हैदराबाद का निजाम था ये वन ऑफ द रिचेस्ट मैन था वर्ल्ड का। और जो निजाम था ये चाहता था इंडिपेंडेंट स्टेटस हैदराबाद के लिए, इसलिए जो निजाम था उसने साइन किया था स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट विद इंडिया 1947 के अंदर। ये एमसीक्यू के अंदर आ जाता है स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट कब साइन किया था 1947 का। और जो हैदराबाद या मणिपुर एक क्वेश्चन पक्का आ जाता है इनके अंदर बोर्ड का, या शॉर्ट आंसर आएगा या लॉन्ग आंसर। जो पीपल और मीनवाइल के जो पीपल थे हैदराबाद का उन्होंने स्टार्ट करते एगिटेशन, बोले तो अपने एंगर शो करने के लिए अगेंस्ट द निजाम। जो हैदराबाद का टाउन था वो नर्व सेंटर था मूवमेंट का। ठीक है, जो प्रेसिडेंट थे तेलंगाना के वो फोर फ्रंट ऑफ द एगिटेशन। एगिटेशन वॉज लेड बाय द कम्युनिस्ट एंड हैदराबाद कांग्रेस। बोले तो जो कम्युनल जो ये चल रहा था ना एगिटेशन, इसके अंदर फोर फ्रंट के अंदर कौन थे, या तो हैदराबाद की कांग्रेस थी या कम्युनिस्ट थे। ठीक है, इसके अंदर ये निजाम ने क्या रिस्पॉन्ड किया इसके प्रति, जो निजाम ने ये रिस्पॉन्ड किया उन्होंने पैरामिलिट्री फोर्स अनलीज कर दी, बोले तो छोड़ दी, जिसको क्या कहेंगे रजाकार। ठीक है, अब जो ये कम्युनल नेचर था इसके अंदर क्या था, जो कम्युनल नेचर था एट्रोसिटीज से रजाकार की कोई भी लिमिट नहीं, ये पर्टिकुलर टारगेट कर रहे थे नॉन मुस्लिम्स को। ठीक है, सितंबर 1948 के अंदर क्या था, सितंबर 1948 के अंदर क्या था, जो इंडियन आर्मी थी उसको उसने हैदराबाद के अंदर मूव कर दिया था। ठीक है, अब आफ्टर इंटरमीडिएट फाइटिंग ऑफ फ्यू डेज निजाम ने सरेंडर कर दिया था आफ्टर फ्यू डेज ऑफ फाइटिंग। ठीक है, दिस लेड टू द एक्सेशन ऑफ हैदराबाद टू इंडिया। इसी को कहते हैं ऑपरेशन पोलो। ठीक है, इसको आसानी से बोले तो अब समझते हैं इसको थोड़ा अच्छी तरह से, बोल तो इजी वे में। ठीक है, तो ये हुआ था मतलब जैसे इंटीग्रेशन ऑफ हैदराबाद। जो हैदराबाद था वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट था, इसका जो राजा था रूलर था वो कैरी करता था टाइटल ऑफ निजाम, और ये वन ऑफ द रिचेस्ट मैन था। ये हैदराबाद का इंडिपेंडेंट स्टेटस चाहता था, इसलिए इसने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन किया था। ठीक है, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन किया था। फिर ये आता है पीपल वर्सेस निजाम। ठीक है, कुछ टाइम जो निजाम थे, जो हैदराबाद के जो पीपल थे उन्होंने गैदर कर दी थी अपनी फोर्स अगेंस्ट द निजाम। ठीक है, और जो प्रेसिडेंट तेलंगाना वो मेजर विक्टिम थे हैदराबाद के लिए। ठीक है, अब निजाम ने कैसे वो रिस्पॉन्ड किया, निजाम ने अनलीस्ट कर दी पैरामिलिट्री फोर्स। ठीक है, जिसको रजाकार कहते हैं। उनका जो एट्रोसिटी था कम्युनल नेचर था, उनकी कोई भी लिमिट नहीं थी इस तरह से। फिर क्या हुआ था, इंडियन गवर्नमेंट को कुछ डिसीजन लेना पड़ता था। इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया था, ऑर्डर दे दिया था मिलिट्री को टू मूव इन द हैदराबाद। और आफ्टर द इंटरमीडिएट कुछ दिन के इंटरमीडिएट फाइटिंग के बाद में हैदराबाद के निजाम ने सरेंडर कर दिया। और इसी तरह से हैदराबाद का एसेसन बोले तो मिलाप हो गया इंडिया के अंदर। ये ऑपरेशन पोलो बताया गया है यहाँ पे। ठीक है, ऑपरेशन पोलो ये हो गया। अब दूसरा आता है इंटीग्रेशन ऑफ मणिपुर। मणिपुर के जो राजा थे बोधा चंद्र सिंह, इन्होंने साइन किया था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन विद इंडिया। ठीक है, लेकिन अब जो पीपल थे मणिपुर के वो अगेंस्ट थे इस एक्सेशन के लिए, इसलिए मणिपुर के अंदर इलेक्शन होता है ड्यू टू द पब्लिक प्रेशर। और जो स्टेट था मणिपुर, ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट मोनार्की बन गया था। और ये स्टेट पहला स्टेट था जिसने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पर इलेक्शन करवाए थे। ठीक है, अब जो ये स्टेट असेंबली के अंदर बोले तो हैदराबाद और मणिपुर के कांग्रेस ही इसके अंदर बोले तो क्या कहते हैं ओपिनियन रख रही थी कि मणिपुर का एसेसन होना चाहिए इंडिया के अंदर। अब जो महाराजा थे
उन्होंने साइन किया था। बोले तो इंडियन गवर्नमेंट ने फोर्सफुली साइन करा दिया था महाराजा से मर्जर एग्रीमेंट सितंबर 1949 विदाउट कंसल्टिंग द लेजिटिमेट एजेंसी। इसी कारण से ये बहुत ही सारा एंगर बोले तो गुस्सा है एंड रिसेंटमेंट इन मणिपुर एंड स्टेट गोइंग ऑन। इसको इजी वे से समझते हैं। इसके अंदर आता है इंटीग्रेशन ऑफ मणिपुर, जिसके अंदर जो राजा थे ना बोधा चंद्र सिंह, फ्यू डेज ऑफ इंडिपेंडेंस से कुछ दिन पहले उन्होंने साइन किया था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन विद इंडिया। लेकिन जो मणिपुर के जो लोग थे वो इस एक्सेशन के खिलाफ थे। ठीक है, कुछ दिनों बाद में क्या हुआ था, पब्लिक प्रेशर के कारण महाराजा ने इलेक्शन हेल्ड करवाए थे मणिपुर के अंदर, और इस इलेक्शन के कारण जो स्टेट था वो बन गया कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जून 1948 के अंतर्गत। अब जो मणिपुर ये फर्स्ट स्टेट था जिसने होल्ड कराए थे इलेक्शन बेस्ड ऑन द यूनिवर्सल एल्डर फ्रेंचाइज। ठीक है, अब जो हैदराबाद की जो कांग्रेस थी मणिपुर की जो कांग्रेस थी वही ओपिनियन में थी कि मणिपुर का एक्सेशन होना चाहिए, मिलाप होना चाहिए इंडिया के अंदर। ठीक है, बाकी सब अपोज कर रहे थे, लेकिन जो इंडियन गवर्नमेंट थी इसने फोर्सफुली महाराजा से साइन करवा दिया मर्जर एग्रीमेंट सितंबर 1949 के अंदर विदाउट कंसल्टिंग, बिना पूछे रेजिमेंट असेंबली से, और इसी कारण दिस कॉज्ड अ लॉट ऑफ एंगर एंड रिसेंटमेंट इन मणिपुर एंड स्टिल गोइंग ऑन। ठीक है, अब तीसरा टॉपिक आता है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। इसका मतलब क्या होता है कि ड्रॉ करना, बोले तो बनाना इंटरनल बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट। ठीक है, लैंग्विस्टिक एंड कल्चरल प्लुरलिटी ऑफ इंडिया कुड बी रिफ्लेक्टेड विदाउट अफेक्टिंग द। इसका मतलब ये था कि जो लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल प्लुरलिटी थी इंडिया की वो रिफ्लेक्ट होनी चाहिए विदाउट अफेक्टिंग द नेशनल यूनिटी। ठीक है, अब नेशनल मूवमेंट है प्रॉमिस। अब सबसे पहले क्या था, जब नागपुर सेशन हुआ था कांग्रेस का 1920 के अंदर, तो जो नेशनल मूवमेंट था उसने प्रॉमिस किया था कि हम स्टेट को फॉर्म करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक बोले तो लैंग्वेज बेस पे। ठीक है, बट आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद में जो हमारे लीडर थे उनको ये डर लग रहा था कि फॉर्मेशन ऑफ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज माइट लीड टू द डिसइंटीग्रेशन। ठीक है, इसका मतलब ये होता था कि जब नेशनल मूवमेंट चल रहा था तब जो लीडर थे उन्होंने प्रॉमिस किया था कि हम स्टेट को फॉर्मेशन करेंगे बेस्ड ऑन द लैंग्वेज, लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद में हमारे जो लीडर थे, नायक थे, उनको ये डर लगने लग गया था कि जब अगर हमने स्टेट को फॉर्मेशन किया ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज इट माइट लीड टू द डिसइंटीग्रेशन, इट वुड ड्रॉ अटेंशन अवे फ्रॉम द सोशल एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस एंड द फेट ऑफ द प्रिंसली स्टेट हैड नॉट डिसाइडेड। और जो भाग्य है प्रिंसली स्टेट का उनको अभी तक डिसाइड नहीं किया गया था। द सेंटर से डिसाइडेड टू पोस्टपोन द मैटर, इसलिए जो सेंटर के डिसीजन जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गया, महात्मा गांधी थे, उन्होंने डिसाइड किया कि हम इस मैटर को पोस्टपोन कर देते हैं क्रिएशन ऑफ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज वाले का। द डिसीजन वाज चैलेंज बाय द लोकल लीडर्स एंड पीपल। जो डिसीजन था ना कि हम पोस्टपोन कर देते हैं इस मैटर को, इसको चैलेंज कर दिया गया था लोकल लीडर्स और पीपल के द्वारा। इसी के अंदर अपन एक पढ़ते हैं बहुत ही बड़ा मूवमेंट, विशाल आंध्र मूवमेंट फॉर द सेपरेट आंध्र। ये डिमांड कर रहा था कि जो तेलुगु स्पीकिंग एरिया है इसको सेपरेट करना होगा मद्रास से। अब इस मूवमेंट के अंदर क्या हुआ था, जो सारी पॉलिटिकल पार्टीज थी ना आंध्रा रीजन के अंदर वो सपोर्ट कर रहे थे इस मूवमेंट को। इसी के अंदर एक बड़ा लीडर उभर के आता है, वो थे बोडी श्रीरामुलु। ठीक है, जो चले गए थे इनडेफिनेट फास्ट के अंदर विच कॉज हिज डेथ आफ्टर 56 डेज। ठीक है, डेथ ऑफ बोडी श्रीरामुलु द ग्रेट रैन, ये बोडी श्रीरामुलु हैं। सेवरल लेजिस्लेटर मद्रास प्रोविंस से डिचार्ज कर दिया गया था। अब इसके मतलब क्या इफेक्ट क्या आए थे इनके मृत्यु के बाद कि जो सारे जो लेजिस्लेचर थे, बोले तो जो मिनिस्टर थे लेजिस्लेटिव असेंबली के, उन्होंने मद्रास असेंबली के उन्होंने डिजाइन कर दिया था, आंध्र प्रदेश वॉज फॉर्म। और वो क्या कहते हैं, पीपल वेंट ऑन स्ट्राइक। और इसी प्रेशर को झेलते हुए, इसी प्रेशर को कम करने के लिए जो गवर्नमेंट है उन्होंने डिसाइड कर दिया कि आंध्र प्रदेश को एक नया स्टेट बनाया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक। और आंध्र प्रदेश को बनाया गया दिसंबर 1952 ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक। और आंध्र प्रदेश फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट है इंडिया के अंदर जो कि बना दिसंबर 1952 के अंदर। फॉर्मेशन ऑफ आंध्र प्रदेश, अब क्या हुआ, जो आंध्र प्रदेश का फॉर्मेशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। फिर जो फॉर्मेशन ऑफ आंध्र प्रदेश लेड टू द सिमिलर मूवमेंट इन अदर पार्ट ऑफ द कंट्री। जब आंध्र प्रदेश का फॉर्मेशन हुआ था तो इसी कारण इसी तरह से क्या हुआ, सिमिलर इसी तरह के मूवमेंट होने लगे अलग अलग पार्ट ऑफ कंट्री के अंदर। अब
इस प्रेशर को कम करने के लिए जो क्या कहते हैं गवर्नमेंट ही इन्होंने एक कमीशन बनाई जिसको कहते हैं स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, जो 1953 के अंदर बनाया। ये फजल अली है, इसको फजल अली कमीशन भी कहते थे क्योंकि ये इस कमीशन के चेयरपर्सन थे फजल अली, जो कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज थे। ठीक है, अब जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है इसको पास किया गया था 1956 के अंदर। ठीक है, जिसके अंदर 14 स्टेट एंड 6 यूनियन टेरिटरीज को क्रिएट किया गया था। इम्पैक्ट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट। अब क्या क्या इम्पैक्ट आए थे जो लिंग्विस्टिक स्टेट फॉर्म में थे, बोले तो क्या क्या रिजल्ट रहा ये फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट के बाद। ठीक है, जो रीजनल लीडर थे वो बन गए थे नेशनल पॉलिटिक्स के अंदर। मतलब जो रीजनल लीडर थे ना अलग अलग पार्ट के, वो नेशनल पॉलिटिक्स का पार्ट बन गए थे। यूनिफॉर्म डिवीजन ऑफ द स्टेट का एक तरह से मतलब तो इक्वल पार्ट में डिवीजन हुआ था। स्टैंडर्ड नेशनल यूनिटी, जो नेशनल यूनिटी थी उसको एकोमोडेट कर दिया था। ठीक है, एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्सिटी, और जो प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्सिटी था इसको भी एक्सेप्ट कर दिया था लोगों ने। ठीक है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, ठीक है, जिसके अंतर्गत 14 स्टेट 6 यूनियन टेरिटरीज बनाए गए थे। जो मेघालय का फॉर्मेशन 1972 के अंदर हो गया था, त्रिपुरा के अंदर, त्रिपुरा का भी इसी के अंदर हुआ था। मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश 1987 के अंदर, नागालैंड का 1963 के अंदर, आंध्र प्रदेश 1987 के अंदर, सिक्किम 1972। ठीक है, अब 1966 के अंदर क्या था, पंजाब स्प्लिट हो गया था ऑन द बेसिस ऑफ बाइलिंगुअल। बोले तो पंजाब एंड हरियाणा के अंदर स्प्लिट हो गया था। ठीक है, इसके अंदर मतलब ये बताया कि कौन सा स्टेट का फॉर्मेशन किस ईयर हुआ था। तो ये बुक के लास्ट पेज के अंदर है, हम उसको फॉलो कर सकते हैं, जिसके अंदर महाराष्ट्र एंड गुजरात 1960 के अंदर हुए थे। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब 1966 के अंदर हुआ था। मेघालय, मणिपुर एंड त्रिपुरा 1972 के अंदर हुआ। गोवा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश 1987 के अंदर हुआ। नागालैंड जो 16 स्टेट था 1963 के अंदर हुआ। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एंड झारखंड 2000 के अंदर हुआ। तेलंगाना न्यूली फॉर्म स्टेट था जो कि कब हुआ 214 के अंदर। ठीक है, 214 के अंदर तेलंगाना। अब डिमांड ऑफ न्यू स्टेट है नॉट टू कमेंट, मतलब जो ये डिमांड थी कि फॉर्मेशन ऑफ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ये अभी भी खत्म नहीं हुई। जैसे अभी भी मूवमेंट चल रहे हैं विदर्भा इन महाराष्ट्र के अंदर, हरियाणा प्रदेश पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश के अंदर एंड वेस्ट बंगाल के अंदर। ठीक है, ये अब हम इस इमेज को पढ़ते हैं क्योंकि इमेज की पिक्चर बेस क्वेश्चन भी आते हैं बोर्ड के अंदर। तो ये जिन है ये रिफ्लेक्ट कर रहा है लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम को, ये रिफ्लेक्ट कर रहा है लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम को। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। ठीक है, और ये क्या है SRC, जिसने रिजॉल्व किया था आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ SRC स्टेट ऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1953 के बाद में इस लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया था। और इसका टाइटल क्या है, कोऑप्सिंग द जिन बैक। बोले तो परसुएट कर रहे हैं, कन्विंस कर रहे हैं कि जिन वापस इसके अंदर आ जाए SSC के थ्रू। ठीक है, और इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। होप सो कि आप सबको समझ आया होगा, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप दूसरे वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।